स्काईलाइट विद बिगनिंग करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम जो है मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा करने वाले हैं। जब हम मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी। तो इससे पहले हमको कुछ चीजों को समझना होगा। अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ ली है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो यहाँ पे कुछ चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब हम बात करते हैं शासन व्यवस्था की, तो शासन व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो दरअसल ये शासन व्यवस्था जो है ये काफी विराट संकल्पना मानी जाती है। विराट संकल्पना इसलिए मानी जाती है क्योंकि हम जब प्राचीन भारत की बात करें तो चाहे मौर्य काल की बात करें, सम्राट अशोक के समय की बात करें, या मिडिवल में हम सम्राट अकबर की बात करें, कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था हमारे उसमें रही है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात होती है विधायिका की। ये विधायिका क्या होती है, अर्थात विधायिका जो है ये कानून का निर्माण करने वाली संस्था होती है। ठीक है, जो कानून बनाती है। अब ये कानून कैसे बनाती है उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज है, इसका दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता है कार्यपालिका। ठीक है, जब हम ये कार्यपालिका की बात करते हैं साथियों तो ये दो प्रकार की होती है। एक होती है स्थायी और दूसरी होती है अस्थायी। जब हम स्थायी कार्यपालिका की बात करते हैं तो हम सभी लोग जो है इस स्थायी कार्यपालिका के अंग बनने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मध्य प्रदेश सरकार में आप एमपीपीएससी के थ्रू जो है सिलेक्ट होंगे और जब आप एसडीएम बनोगे, एज ए डिप्टी कलेक्टर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनोगे, तो आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। जब भी आप कहीं पे जाओगे, जिस क्षेत्र में जाओगे, वहां की पूरी कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था आपके ऊपर होगी। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आप निर्धारित करोगे। और आप देखिए, कई बार हम कहते हैं कि सरकार अच्छी या बुरी नहीं, क्योंकि साथियों सारी जिम्मेदारी हमको जो सौंपी गई है वो हमारे स्थायी कार्यपालिका को सौंपी गई है। मुझे ये बताइए, आज हमारी सरकार ने क्या काम किया? लाडली लक्ष्मी योजना एक योजना संचालित की जा रही है हमारी बच्चियों के लिए कि उनको जो है हम क्या करें, सशक्त बनाएं। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएं। आप देखिए जरा, और जो महिलाएं हैं, ठीक है, और जो महिला और पुरुषों के बीच में जो विभेद है उसको भी हम दूर कर सकें। लेकिन जरा सोचिए, वो योजना कब सफल होगी? जब तक हमारे जिले की जो स्थायी कार्यपालिका है वो प्रॉपर तरीके से उसको क्या ना कर सके, लागू ना कर सके। भाई, हमारे यहाँ जो विधायिका होती है इसके पास इतना ज्यादा वर्कलोड होता है कि ये प्रत्येक चीज में ध्यान नहीं दे सकती है। इसलिए हम लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि हम इसमें जाएं और प्रॉपर तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। इसी के लिए जो है स्थायी कार्यपालिका ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसको मैं प्रशासनिक व्यवस्था में अगर कर दूं तो ठीक रहेगा। ठीक है, चाहे हमारे सचिव की बात हो, चाहे हमारे और भी अन्य बात हो। इस अस्थायी कार्यपालिका वो होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मंत्री परिषद है। ठीक है, हमारी मंत्री परिषद है। एग्जाम्पल के लिए हमारे राज्यपाल है, हमारे राष्ट्रपति है। साथियों, ये जो है 5 वर्षों के लिए आते हैं। ठीक है, जो हमारी विधायिका है इसी के मेंबर होते हैं। ठीक है, और ये जो है 5 वर्षों के लिए आते हैं। समय से पहले ये जा भी सकते हैं, जरूरी नहीं है। जब तक इनका विधानसभा लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा में क्या हुआ था। हमारी जो 15वीं विधानसभा है उसमें कांग्रेस पार्टी जो है बहुमत के रूप में
चुनी गई थी। बीच में बहुमत खो जाने की वजह से उसको और संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। उपचुनाव हुए और उसके बाद जो है जो बहुमत मतलब कुछ सीटों पर उपचुनाव हुए, जो बागी विधायक थे उनके, इसके बाद क्या है, बहुमत के रूप में पुनः कौन सी सरकार, हमारी बीजेपी सरकार आई, बीजेपी पार्टी आई बहुमत के रूप में। और इस तरीके से अभी वर्तमान में हमारे कौन, जो शिवराज सिंह चौहान जी है, ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है और बहुमत में यही पार्टी है। तो इस तरीके से ये बीच में इनका एंट्रेंस एग्जाम होते रहता है, ठीक है, कि भाई 5 साल में अब क्या होगा, अगर ये अच्छा काम करेंगे, आप लोगों के बीच में जाएंगे, अभी 2023 में चुनाव होंगे, आप लोगों के बीच में जाएंगे, है ना, कि भाई हमको वोट दीजिए। अब विभिन्न पार्टियां जाएंगी तो आप लोग उनसे क्या पूछोगे, जवाब पूछोगे। क्या जवाब पूछोगे कि आपने इन 5 सालों में हमारे लिए क्या किया। बेरोजगारी क्या आपका मुद्दा था, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं आपका मुद्दा था। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए हमारे यहाँ ध्यान रखिएगा कि कोई भी सरकार अच्छी या बुरी होती है, इसका निर्धारण हमारे जो स्थायी कार्यपालिका के लोग होते हैं ये निर्धारित करते हैं, क्योंकि लंबे समय तक यही होगा। जिले का कलेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से वो क्या करता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को लागू करवाता है, विभिन्न क्षेत्रों में जाता है, लोगों की जन समस्याएं सुनता है, कभी वो हॉस्पिटल जाएगा, कभी वो स्कूल जाएगा, कहीं इस तरीके से निरीक्षण करते हैं। तो प्रॉपर तरीके से आप देखिए उस जिले की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है, और जब उस जिले की व्यवस्था अच्छी होती है, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलती है, तो हम कहते हैं सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। इसलिए जो भी निर्धारित होती है, कौन सी सरकार अच्छी होगी, कौन सी बुरी होगी, कौन क्या करेगा, कैसे प्राप्त करेगा, ये सब हमारे प्रशासनिक कार्यपालिका ही निर्धारित करती है। तीसरा अंग होता है सरकार का न्यायपालिका। ये न्यायपालिका साथियों, ये जो बात करते हैं, इसका काम है कि हमारी जो विधायिका है ये सही तरीके से कानून बना रही है या नहीं, जो हमारे निर्धारित है, जो हमारे रूल्स है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अनुरूप ये कार्य कर रही है या नहीं। कहीं हमारी नीतियों का दुरुपयोग तो नहीं किया जा रहा है, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। इन दोनों के संरक्षण के रूप में हमारी क्या है, न्यायपालिका। और ये न्यायपालिका मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी सौंपी गई है, चाहे हमारी सुप्रीम कोर्ट की बात करें या हाई कोर्ट की बात करें, तो ये जो है हमारे संविधान का संरक्षक है और संवैधानिक व्यवस्था के रूप में ये काम कर रही है। ये काम कर रही है या नहीं, इसकी समीक्षा की जांच करती है हमारी न्यायपालिका। एग्जाम्पल के लिए जरा देखिए, अगर हमारी सरकार एक कानून बना दे कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है दिन में 5 बार से अधिक सांस नहीं लेगा, तो क्या ये सही है? नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हमारी न्यायपालिका इस चीज की जांच करेगा और उसको विधि शून्य घोषित कर देगा। क्यों? क्योंकि वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है। क्यों? आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आपको गारंटी देता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि हमारे यहाँ जो है तीनों की अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। आज हमारी विधायिका के पास बहुत सारा वर्कलोड है, तो विधायिका क्या काम करती है? कानून, और केवल कानून का ढांचा तैयार करती है, उसको भी फिल करने का काम हमारी प्रशासनिक कार्यपालिका कर रही है। जैसे हमारे जो सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, इनकी कमेटी बनती है, यही आवश्यक सुझाव देते हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री महोदय क्या करने वाले हैं, ठीक है, इसके विषय में पूरा जो उनका एजेंडा होता है, जो हमारा मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव होगा, उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी होंगे, ये सब मिलकर क्या करेंगे, तैयार करेंगे, तब जाकर। क्योंकि भाई हमारे जो आप देखिए कोई व्यक्ति है वो पहली बार मंत्री बनकर आया है, तो क्या उसको सारी चीज का नॉलेज होगा? बिल्कुल
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसको सही तरीके से सलाह परामर्श कौन देगा? जो उसका सेक्रेटरी होगा। ठीक है, अब आप में से कोई प्रशासनिक अधिकारी ही उसके सेक्रेटरी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। चलिए, अब मध्य प्रदेश में ये सब पॉलिटी का भाग है, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में राजनीतिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम चलिए देखिए, जब हम मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे पहले राजनीतिक, फिर हम प्रशासनिक, राजनीतिक एंड प्रशासनिक। ठीक है, चलिए, तो आप देखोगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, आप जरा देखिए, ये स्ट्रक्चर है राज्यपाल, ये हमारी मंत्री परिषद होती है, आप देखोगे राज्यपाल और विधान मंडल, ठीक है, विधान मंडल सॉरी विधान सभा, है ना, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? हमारा विधान मंडल बनाते हैं। ठीक है, क्या विधान मंडल, क्या हमारे यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है? ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब ये होता है, जैसे हमारी विधानसभा है, ठीक है, एक हम मान लेते हैं विधानसभा और दूसरी हम मान लेते हैं क्या? विधान परिषद। क्या हमारे यहाँ विधान परिषद है? ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसके पुनर्गठन के समय से ही विधान परिषद का प्रावधान है, लेकिन अभी तक यहाँ पर ये व्यवस्था लागू नहीं की गई है। ये एक प्रकार का उच्च सदन होता है। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये हमारे राष्ट्रपति है, ठीक है, ये हमारी राज्यसभा है और ये हमारी क्या है? लोकसभा है। तो आप देखोगे कि राज्यसभा हमारी कौन सा सदन कहलाता है? उच्च सदन कहलाता है, और ये हमारा क्या कौन सा सदन? निम्न सदन कहलाता है। ठीक मध्य प्रदेश में भी जब आप बात करोगे तो यहाँ पर जो है राज्यपाल होते हैं, ठीक है, राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति, है ना। यहाँ पर आपको जो है विधान परिषद होती है, क्योंकि हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ क्या है? विधान सभा है। क्या है? विधानसभा। यही हमारा निम्न सदन है। निम्न सदन भले ही है, लेकिन ये मुख्य कार्यकारी सदन है। ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और जनता की अपेक्षाओं पर ये खरा उतरता है। प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल में ये चुनाव होते हैं। समय से पूर्व भी ये चुनाव हो सकते हैं। चलिए, यहां 2-3 चीजें आप ध्यान रखिए। पहले एक चीज देखिए, पहले मध्य प्रदेश में हम राज्यसभा की बात करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जो राज्यसभा सीटें हैं वो बननी कितनी हैं? 11। ठीक है, 11, ठीक है, 11 सीटें हैं। अभी हम वर्तमान में पढ़ेंगे कि जो अभी लेटेस्ट इलेक्शन हुए हैं उसमें किसको जो है राज्यसभा सदस्य बनाया गया है। चलिए, राज्यसभा सीटें कितनी है? 11 है। दूसरी चीज, लोकसभा सीट कितनी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में? तो ये है 29। लेकिन लोकसभा सीटों में आरक्षण व्यवस्था चलती है, और आप देखोगे कि हमारे यहाँ अगर हम एसटी की बात करें, एससी की बात करें, तो एसटी के लिए कितनी सीटें? 6 सीटें रिजर्व कर दी गई है। चाहे आपकी बैतूल की बात करें, मंडला की बात करें, शहडोल की बात करें या खरगोन की बात करें। ऐसे ही एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है? 4 सीटें रिजर्व है। चाहे हम उज्जैन की बात करें, टीकमगढ़ की बात करें, भिंड की बात करें या फिर देवास की बात करें, ठीक है। इसी तरीके से हमारे यहाँ जो विधानसभा की बात होगी, जब हम विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे यहाँ कुल विधानसभा सीट कितनी है? 230। आप लोगों के मन में एक प्रश्न आता होगा कि भाई 230 सीटों में से क्या राज्यपाल कला साहित्य विज्ञान से एक सीट को क्या कर सकता है? मनोनीत कर सकता है? तो हाँ,
बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ क्या प्रावधान था लोकसभा में, ठीक है, कि राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को क्या कर सकता था, जब लोकसभा में बहुमत नहीं होता था तो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करने के लिए जो है प्रावधान था। लेकिन साथियों आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अब ये प्रावधान हटा दिया गया है, ठीक है, हटा दिया गया है। जब केंद्र में हट गया है तो राज्य में भी स्वाभाविक है कि हटेगा। अब कौन से एक्ट के तहत हटा है वो हम संविधान संशोधन एक्ट में देखेंगे। चलिए यहां पर जब हम एससी की बात करेंगे तो एसटी के लिए हमारे यहाँ 47 सीटें विधानसभा की रिजर्व है, और एससी के लिए जब हम बात करेंगे तो 35। साथियों यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि कुल कितनी सीटें रिजर्व है, तो आप यहाँ पर बताओगे कि लगभग 82 सीटें क्या है, रिजर्व है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ अब भाई दूसरी चीज क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं तो कुछ चीजें यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए, फिर हम आगे चलते हैं कि हमारे यहाँ जैसे हम बात करते हैं पंचायत प्रतिनिधि की, ठीक है, पहली चीज तो यहां ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पहली जो आयु है, पहली जब आयु निर्धारण की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि 18 वर्ष की जो आयु है ये निर्धारित की गई है मतदाता की, अर्थात कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष का है वो जो है अब इस योग्य हो गया है कि वो क्या कर सकता है, हमारे देश की सरकार का चुनाव कर सकता है, ठीक है। जीवन साथी का नहीं, चलिए जीवन साथी के लिए कितनी हो गई है, आप लोगों के लिए तो 21 ही थी, आप लोगों के लिए भी 21 का प्रावधान किया गया है, अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरी चीज क्या है, जब हम बात करते हैं 21 वर्ष की, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि आप में से बहुत सारे लोग अभी जो है पंचायत प्रतिनिधि ये वैकेंसी आने वाली थी, ओबीसी आरक्षण के चक्कर में ये भी कहां चली गई, मध्य प्रदेश का जो राज्य निर्वाचन आयोग है अभी वर्तमान में कौन है इसके, बीपी सिंह है ना, बसंत प्रताप सिंह जी जो है ये मध्य प्रदेश के जो है राज्य निर्वाचन आयोग है। क्या काम है इनका, क्या करते हैं, चुनाव करवाएंगे, लेकिन किसका, पंचायतों के, नगरीय निकायों के। क्या ये मूल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान था, नहीं था। हमारे यहाँ कौन सा एमेंडमेंट हुआ, 73वां संविधान संशोधन हुआ, 74वां संविधान संशोधन हुआ, और आपको पता होगा कि 73वां में हमारी 11वीं अनुसूची पंचायती राज का प्रावधान करता है और 12वीं अनुसूची स्थानीय स्वशासन का प्रावधान करता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होगा कि अब हमारी पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, और अब जो है हमारी पंचायत में नियमित चुनाव होंगे आर्टिकल 243 का, या के एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो आप देखोगे इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है, जो कि फरवरी 1994 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। वर्तमान में पीपी सिंह जो है इनके जो है मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग अभी इसलिए चर्चा में रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव होना था। साथियों एक और प्रश्न यहाँ से निकला था, और जो कि कॉन्सेप्ट बेस पर आधारित था कि मध्य प्रदेश में जो पंचायतों के चुनाव हुए हैं वो कौन से क्रम के हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब हमारे यहाँ 1994 में पंचायत में जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, और प्रत्येक कितने साल में होते हैं, 5 साल में। अब आप देखिए जरा, ऐसे जटिल प्रश्न को हम लोग गलत कर देते हैं, लेकिन दिमाग में आना चाहिए, रटने वाली बात नहीं थी। हम इसमें 5 साल करते तो ये कितना होगा, 1999, फिर कब होगा, 2004, 2009, 2014, ठीक है, कब होगा, 14। अब देखिए प्रश्न यही था, 1, 2, 3, 4, 5, हमारा सही आंसर क्या था, ये था, ठीक है। अब हमको ऐसा लगाना था, अब आगामी चुनाव कब होना था,
2019। लेकिन 2019 के लास्ट में क्या गया, कोविड का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया। तो ऐसी कंडीशन में कोविड के चलते जो है ये अभी इलेक्शन होना था, लेकिन ये इलेक्शन क्या हो गए, फिर आरक्षण व्यवस्था को लेकर जो है ये जो है फिर पेंडिंग में हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से, नहीं तो अभी जो है ये इलेक्शन होने वाले थे। तो आप देखिए जरा 21 वर्ष पंचायत प्रतिनिधि के जो लोग होंगे चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए 21 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। जब हम 25 वर्ष आयु की बात करते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, चाहे हमारे विधानसभा सदस्यों की बात हो, चाहे लोकसभा सदस्यों की बात हो, और चाहे हमारे, ठीक है, केवल विधानसभा लोकसभा सदस्य, है ना, ये 25 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है, ठीक है, चलिए पहले मैं आगे कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। 30 वर्ष आयु किसकी निर्धारित की गई है? अगर आपको किसी राज्य का राज्यसभा नियुक्त होना है तो आपको कम से कम 30 वर्ष आयु होना चाहिए, या किसकी, विधान परिषद सदस्यों की। ठीक है, किसकी, विधान परिषद सदस्यों। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप किसी को मुख्यमंत्री बनना है तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। 25 वर्ष क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमको ये पता है कि भाई जो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा वही व्यक्ति क्या बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा। और जब हमको पता है कि विधानसभा में चुनाव लड़ने की एज कितनी है, 25 वर्ष है, तो स्वाभाविक बात है कि एज लिमिट हमारे लिए कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। 35 वर्ष ध्यान रखिएगा, जब हम बात करें राज्यपाल की और राष्ट्रपति की, ठीक है, किसकी, राष्ट्रपति की बात करें, उपराष्ट्रपति की बात करें, तो इनके लिए एज लिमिट जो है मिनिमम निर्धारित की गई है 35। मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम में तो संयम में भी लेटे हो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, कोई प्रावधान ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है कि इनको चुनाव लड़ने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या होगी। यही वजह है कि इनका जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए जरा, हमारे यहाँ ये प्रावधान किया गया है। अब देखिए, आप में से हमने एक शब्द कहा था 18 वर्ष। अब जरा देखिए, हम इसी पर चर्चा करते हैं। अभी हमारे इलेक्शन कहां पर हुए थे, मध्य प्रदेश में कब हुए थे, इसको हम मिटा रहे हैं, 2018 में, है ना, दिसंबर, शायद 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने जो है शपथ लिए थे। चलिए 2-3 चीजें मैं बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे हमारे विधानसभा, अब अभी हमने बात किया 230 सीटें हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो ये आना चाहिए कि अगर सरकार बनेगी तो बहुमत के लिए कितनी होगी, 230/2 + 1, अर्थात 116 सीटों की हमको जरूरत होगी सरकार बनाने के लिए। ठीक है, बहुमत में आने के लिए। अब ये इस पर जो चुनाव होगा, ठीक है, ये चुनाव कराने का जो दायित्व होगा ये हमारे किसका होगा, राज्य निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग? नहीं, अभी हमने आपको बताया कि भाई हमारे यहाँ जो प्रावधान है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ये राज्य निर्वाचन आयोग 73वां एंड 74वां, ध्यान रखिएगा, अर्थात केवल नगरीय निकायों के चुनाव करवाता है। ठीक है, हमारे यहाँ विधानसभा की बात हो, लोकसभा की बात हो, राष्ट्रपति की बात हो, राज्यपाल की बात हो, राज्यपाल तो चुनाव नहीं लड़ता। ठीक है, ये देखिए, इनके जब इलेक्शन की बात आती है तो ध्यान रखिएगा, इनका इलेक्शन कौन करवाता है, हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जिसका कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
आर्टिकल 324 में भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सुकुमार सेन इनके प्रथम वो थे। अभी लेटेस्ट 25 जनवरी को क्या मनाया गया है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, चलिए चुनाव। अब देखिए, तो ये चुनाव जो है हमारा कौन करवाएगा? हमारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाएगा। ध्यान रखिएगा, अर्थात मैं यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयोग लिख देता हूं। ठीक है, आर्टिकल 324 अभी केवल हम समझ रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, उसके बाद हम एमपी पे आ जाएंगे। अब देखिए ये चुनाव, अब इनमें चुनाव जो है कैसे होगा? तो आपको पता होगा, जैसे ही 5 साल होने वाले रहते हैं तो हमारा निर्वाचन आयोग एक समीक्षा के पश्चात क्या काम करता है? अधिसूचना जारी करता है कि भाई कब कौन से चुनाव होंगे। उसी समय आचरण, जो आचार संहिता है वो लग जाता है। 2 चीजें होती है, एक आचरण संहिता, दूसरा आचार संहिता। आचरण संहिता आप लोगों की होगी जब आप एक सिविल नागरिक बनोगे, जब आप प्रशासनिक कार्यपालिका में आओगे तो आपके अपने रूल्स होंगे और उन रूल्स के दायरे में रहकर आपको क्या करना होगा? काम करना होगा। आज आप देखिए हमारे जज हैं, कभी आपने देखा सार्वजनिक स्थल पर कहीं पे भी चले गए? ठीक है, आज देखिए हमारे शरीर पे वर्दी होती है, प्रशासन ने हमको जो है डीएसपी एसपी की वर्दी दी है, एमपी पुलिस की वर्दी दी है, खाकी वर्दी हमारे उस पर बदन पे है, और हम कहीं पे भी सार्वजनिक स्थल पर खड़े हैं, है ना, और कुछ ऐसे अपशब्द कह रहे हैं, कुछ गलत कमेंट कर रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है, एक बड़ी जिम्मेदारी जब हमको सरकार देती है और जब हमको एक बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है तो हमको उस जिम्मेदारी का बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मुख्य निर्वाचन, अब देखिए जरा, ये चुनाव में जब हमारे जो मतदाता होंगे, अब चुनाव की घोषणा हो गई, अब हमारे जो मतदाता होंगे जिनकी 18 वर्ष की आयु हो चुकी है, अब वो क्या काम करेंगे? इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, तो आप इलेक्शन नहीं, जो इलेक्शन लड़ेंगे उसमें क्या करेंगे? मतदान करेंगे, सरकार का चुनाव करेंगे। अब इनके लिए तो एक योग्यता निर्धारित कर दी गई है, 25 वर्ष की आयु हो, भारत का नागरिक हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, सब चलेगा। ठीक है, एक ये यहाँ पर भी हमारा थोड़ा सा ये है। आप सोचिए कि जब हम एक प्यून की भर्ती में जाते हैं तो वहां पे एक मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कम से कम 5वीं या 8वीं मांगी जाती है कि आपको कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए। लेकिन जरा देखिए, हमारे संवैधानिक व्यवस्था में कहीं पर ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन हो। मैं ये नहीं कहता कि ये सब जो है ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े होते हैं, कोई जो है हमारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़े रहते हैं, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आज भी कुछ एमएलए अगर अंगूठा लगाते हो तो ये भी मतलब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि प्रावधान ही नहीं है कि आपको 8वीं पास होना चाहिए या 12वीं पास होना चाहिए। लेकिन कायदे से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजों को शामिल किया जाना चाहिए। और ये कौन करेगा? ये भाई हमारी सरकार को ही ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो चाहती है कि वेल एजुकेटेड व्यक्ति सामने आए, तो इस चक्कर में हमको कम से कम ये भी तो ध्यान में रखना है कि हमारी जो विधानसभा है, हमारी जो लोकसभा में है, जहां पे कानून बनना है, वो कानून को बनाने वाले लोग भी वेल एजुकेटेड हो। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हाँ, सारी चीजें यहाँ पर मांगी जाती है, कोई अपराध तो नहीं है, क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, चार्जेस तो नहीं है, वो तो चलते ही रहते हैं, आपको पता होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट कह रही है। ठीक है, जांच समिति जिसमें स्पष्ट हुआ है कि लगभग हमारे यहाँ जो है 60 to 70% ऐसे एमएलए एमपी है जिनके ऊपर हत्या, बलात्कार, रेप और कई प्रकार के अपराध दर्ज है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप देखिए जरा, तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर साफ
और स्वच्छ छवि वाले लोग हमारी विधानसभा में जाएंगे, लोकसभा में जाएंगे, तो क्या होगा, हमको पूरी अपेक्षाएं होंगी कि वो हमारे लिए अच्छा कानून बनाएंगे। ठीक है, तो यही हमारी प्राथमिकता है। इसलिए जब भी, पहले तो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, आप ध्यान रखिएगा, मतदान। ये मतदान आपका अधिकार है और ये मतदान ही है जो आपको वास्तविक रूप से, हमारा जो आर्टिकल है 14 से 18 समानता का अधिकार, वास्तविक रूप से आपको यही देता है। क्यों? क्योंकि एक राष्ट्रपति के मत की वैल्यू वही होगी जो एक आम नागरिक के मत की वैल्यू है। यहां ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति की मत की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। इसलिए वास्तविक अर्थों में यही है। दूसरी चीज, लोकतंत्र। यहां पर बात होती है लोकतंत्र की। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा जिसने ये कहा था, जनता के लिए जनता द्वारा शासन। ठीक है, कौन? जो कभी अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ये वो व्यक्ति है जो कभी कोयले की लाइट से जो है, सिकड़ी से जो है पढ़ा लिखा करते थे। ये समझते थे कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए, लोकतंत्र के बारे में उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि क्या होना चाहिए, जो जनता के लिए, अर्थात इसमें केंद्र में जनता ही होनी चाहिए। तो क्या कौटिल्य ने कुछ गलत कहा था? कौटिल्य ने भी तो कहा था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। जब हमारे यहाँ का शासक जनता के बारे में सोचेगा तो गलत कैसे होगा? ठीक है, इसलिए प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। हमारे यहाँ किसमें? अर्थशास्त्र में। और ये अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की रचना है, जिसमें स्पष्ट रूप से राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आप देखिए लोकतंत्र, आज आपको क्या अधिकार है? आपने एक रिकॉल पावर का नाम सुना होगा। ये रिकॉल पावर क्या होता है? ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमको याद रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में ये लागू है और अब हम कोशिश कर रहे हैं, देखिए 2-3 चीजें कोशिश कर रही है वर्तमान सरकार कि हमारे विधानसभा, हमारे लोकसभा, राज्यसभा, अगर ये इलेक्शन एक साथ हो जाए। ठीक है, हालांकि राज्यसभा के तो पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनका सर्कल चलता है, स्थायी सदन है ना, इसलिए। लेकिन अगर विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हो जाए तो क्या होगा, बताइए जरा, क्या फायदे हो सकते हैं उसके? अब देखिए, जब हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन में कितना व्यय होता है। चाहे हमारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार प्रसार की बात हो, अब आप कहते हो कि वो तो पार्टी का फंड है। अरे भाई, पार्टी फंड तो है लेकिन पैसा तो आम जनता का है ना, चाहे वो किसी ना किसी रूप में गया है। ठीक है, तो क्या सरकार का अपना एक बजट होता है क्या? नहीं भाई, वो बजट सिर्फ इसलिए होता है कि जनता का पैसा है, कहां से पैसा आया है और वो कहां जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए जरा, जब हम विधानसभा का चुनाव करेंगे, जब हम लोकसभा का चुनाव एक साथ करेंगे, तो हमारा जो पार्टी प्रचार प्रसार है, इसका जो पैसा है वो भी बचेगा। आप देखिए जरा, कितने कर्मचारियों का इलेक्शन ड्यूटी लगती है। ठीक है, उनको जो है कितनी जो है सुविधाएं भी देना पड़ता है, कितनी पुलिस प्रशासन वहां पर लगती है सुरक्षा के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, समय भी। ठीक है, जो हमारा आम नागरिक है वो भी जो है, अभी कोविड-19 में आप देख रहे होंगे, बार बार जो है इलेक्शन होंगे तो वो तो और ज्यादा फैलेंगे। तो आप देखिए जरा, ऐसी कंडीशन में अगर हमारे इलेक्शन एक साथ होते हैं तो हमको बहुत ज्यादा फायदा होगा, राजनीतिक स्थिरता भी बनी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारी वर्तमान जो केंद्र सरकार है वो कोशिश कर रही है कि एक साथ जो है एक निर्वाचन प्रक्रिया का प्रावधान हो जाए, जैसे अभी हुआ है क्या, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड।
हुआ है। अब आपका राशन कार्ड ऐसा बन गया कि आप मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, कहीं पे भी हो, आप बकायदा जो है जो आपको खाद्यान्न मिलता है वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो काफी कुछ यहाँ पर प्रावधान किया गया है, ध्यान रखिएगा। रिकॉल पावर क्या होता है साथियों, ये लोकतंत्र को अधिक मजबूत करता है। क्यों मजबूत करता है? क्योंकि जिन जनप्रतिनिधियों को आपने चुना था, अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो आपको ये अथॉरिटी है कि भाई आप 5 साल के पहले भी उनको उस पद से हटा सकते हो। तो ये अच्छी व्यवस्था है या गलत व्यवस्था है? आपने क्या काम किए? हमारे बैतूल जिले के सांसद को चुना या विधायक को चुना, ठीक है। अब ये विधायक हमारे क्या प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है भाई, कभी फील्ड में नहीं आ रहे हैं, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, आप लोगों के हालचाल नहीं जान रहे, क्या समस्या है, भीषण बाढ़ आई है, यहाँ ओलावृष्टि हुई है, कई प्रकार की अभी कोविड-19 महामारी चल रही है, ऐसे समय में आपका किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो और सही तरीके से कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या जिम्मेदारी है? आप लोगों को यह अधिकार होना चाहिए कि हमने जिसको चुना है वो सही कार्य नहीं कर रहा है तो हम उसको हटा दें। भाई यही होता ना हमारे यहाँ, आप देखिए एक वर्कर आता है, वो प्रॉपर काम नहीं करता है, प्रॉपर काम नहीं करता तो हम क्या कहते हैं, भैया ठीक है यार कल से तू काम में नहीं आना, बोलते हैं बिल्कुल, है ना। या तो वो सुधार करेगा या फिर काम में नहीं आएगा, है ना। उसको काम में जाना है तो सुधार करना पड़ेगा। तो ऐसे ही है, अगर ऐसी पावर यहां पर आ जाए तो ये लोग भी क्या हो जाएंगे, सुधर जाएंगे कि भैया 5 साल के पहले, अभी क्या है ये समझते हैं हमको क्या बेवकूफ, ठीक है, कि एक बार हम जाएंगे इनके सामने गिड़गिड़ाएंगे, पैर पड़ेंगे, ठीक है, उसके बाद इन्होंने वोट दे दिए, 5 साल के लिए हम चुनाव जीत गए, 5 साल तक पैर पड़वाते रहेंगे, जब तक इनकी कमर इतनी अकड़ जाएगी कि अगली बार फिर जाएंगे तो ये सिर नहीं उठा पाएंगे, ठीक है, फिर से हमको वोट दे देंगे। अरे भाई यही चीजें अब हमारे देश की जनता शिक्षित हो गई है, जागरूक हो गई है। दिल्ली में आप देखिए सत्ता परिवर्तन हो गया, ठीक है, धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि किसी एक अच्छे व्यक्ति ने कहा था सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता ज्यादा भ्रष्ट करती है। अगर आप ज्यादा समय तक पूर्ण बहुमत में भी हो तो फिर आपका जो विरोधी पार्टी होती है, विपक्ष का काम क्या है, सरकार अगर गलत कर रही है जो वर्तमान में है और वो सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पा रही है, ठीक है, सही नहीं कर पा रही है, तो उनके कार्यों का क्या करना, जनता के सामने लाना कि ये सही है गलत है, इसमें क्या सुधार किए जाए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कई बार तो हमारा विपक्ष ये है कि सरकार अच्छा काम भी कर रही है तो क्या करना, उसकी निंदा ही करना, ठीक है। तो कई बार विपक्ष भी अपनी भूमिका भूल जाता है और कई बार सरकार जो है ये भी क्या काम करती है, जब पूर्ण बहुमत में जो भी पार्टी होती है वो भी अपने कार्य को, अपने दायित्व को भूल जाती है। जहां चुनाव में लोगों की बेरोजगारी की बात होना चाहिए, जहां लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात होनी चाहिए, जहां लोगों को जो है किसकी बात होनी चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, वहां हमारी राजनीतिक पार्टी ऐसे जगह पर केंद्रित हो जाती है, चाहे वो हिंसात्मक गतिविधियों के रूप में जो है कुछ ऐसे बवाल, भाई अकबर ने क्या किया था, फलाने ने क्या किया था, अमके ने क्या किया, हम मूल पॉइंट से भटक जाते हैं, है ना। तो यही चीजें हैं, हमारे चुनाव में क्या मुद्दे होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन हमारे नगरीय निकायों में ये व्यवस्था लागू है। पहली बार जो अनूपपुर में पल्लविका पटेल थी उनके ऊपर रिकॉल पावर का उपयोग किया गया था, ठीक है। आगे ये काफी मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, लेकिन ये हमारे उसमें भी होना चाहिए, लोकसभा विधानसभा में। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। अब भाई चुनाव हो गया तो चुनाव में अब बात ये आती है, एग्जाम्पल के लिए जरा देखिए, अब चुनाव हो गया, जनता ने चुनाव कर दिया, अब भाई बात की 17 दिसंबर की, अब ये चुनाव हो गया, हमने देखा कि सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में 2018 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये 15वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, ठीक है। अब देखिए हमारी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन सी आई, एग्जाम्पल के लिए कांग्रेस आई, उस समय की बात कर रहे हैं, वर्तमान के लिए, ठीक है।
कांग्रेस आई। एग्जाम्पल के लिए सीट तो थी इनके पास ज्यादा, लेकिन मैं मान लेता हूं कितनी सीट आई, 116। ठीक है, अब बाकी जो अन्य बीजेपी और अन्य है, अर्थात अब देखिए जरा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? कमलनाथ जी। कमलनाथ जी ने क्या कहीं से चुनाव लड़ा था? बिल्कुल नहीं लड़ा था। वो तो एक लोकसभा सांसद थे। कहां से? छिंदवाड़ा से वो लोकसभा सांसद थे। फिर वो मुख्यमंत्री कैसे बन गए? क्या आप में से कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता था जिसकी एज 25 वर्ष हो चुकी थी? बन सकता था। आप में से कोई भी नागरिक जो है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता था अगर आपकी आयु 25 वर्ष हो चुकी है। बशर्त है कि पार्टी का समर्थन आपको मिला होगा। जब पार्टी का समर्थन आपको मिला होगा तो निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा कि आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते, क्योंकि बहुमत दल के नेता आप ही हो। बहुमत दल के नेता के रूप में आपको चुना गया है और आप सारे रूल्स को फॉलो करते हो, लेकिन आपने चुनाव नहीं लड़ा है, तब भी आप रह सकते हो। और इस तरीके से आप कितने माह तक? 6 माह तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह सकते, लेकिन 6 माह के अंदर आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई विधानसभा सीट से इलेक्शन लड़ना पड़ता और आपको क्या है, सदस्यता लेनी पड़ती, और तब जाके आगे आप अपने पद पर बने रहते। यही काम हुआ। कमलनाथ जी जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, लेकिन चूंकि वो लोकसभा सांसद थे तो उन्होंने लोकसभा सांसद से इस्तीफा दिया और मध्य प्रदेश की जो कौन सी छिंदवाड़ा विधानसभा से क्या लड़ा, इलेक्शन लड़ा, सदस्यता ग्रहण किए, तब जाके वो आगे मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कोई भी व्यक्ति बिना चुनाव लड़े या सदस्यता ग्रहण किए कब तक जो है अपने पद पर बना रह सकता है? तो 6 महीने। आप कोई भी मंत्री बन सकते हो, बशर्ते 6 महीने के अंदर आपको सदस्यता लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उपचुनाव के माध्यम से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर यह है कि आप सभी लोग जो है चुनाव जीत कर आए थे, तो आप सभी लोग कहाँ के सदस्य थे? विधानसभा के सदस्य। चुनाव जीत कर आ गए, लेकिन आप एज ए बैलेट सदस्य जब माने जाओगे, अभी तो आपको जो है जहां आपकी गणना हो रही थी, निर्वाचन आयोग ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप विजयी घोषित हुए, लेकिन अब यहाँ पर एक क्या होगा, स्पीकर होगा। और वो कौन सा स्पीकर होगा? कार्यवाहक प्रोटाइम स्पीकर होगा। प्रोटाइम स्पीकर प्रश्न पूछा जाता है, प्रोटाइम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है और उसको शपथ कौन दिलवाता है? तो ध्यान रखिएगा, जब हम प्रोटाइम स्पीकर की बात करते हैं, ठीक है, कार्यवाहक लोकसभा या विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं, तो केंद्र में राष्ट्रपति नियुक्त करता है प्रोटाइम स्पीकर और राज्य में राज्यपाल। इनको शपथ दिलवाते हैं। इन प्रोटाइम स्पीकर का काम होता है कि भाई अब ये विधानसभा के जो चुनकर आए हुए सदस्य हैं उनको अपने पद व गोपनीयता की शपथ दिलवाए। इस तरीके से प्रोटाइम स्पीकर का यही काम होता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेस कहां से चली आ रही है। जब हमारे यहाँ 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? कौन सी सभा? अरे भाई, कैबिनेट के माध्यम से, कैबिनेट मिशन के माध्यम से संविधान सभा का गठन हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली बैठक हुई थी और उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। और फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है ये क्या बने थे? हमारे स्थायी मेंबर बने थे, स्थायी अध्यक्ष बने थे, है ना, किसके? संविधान सभा के। ठीक वैसे ही यहाँ प्रोटाइम स्पीकर का काम होता है। जो सीनियर सदस्य होता है वो सभी चुने हुए सदस्यों को क्या करेगा? शपथ दिलवाएगा, उसका काम हो जाता है। फिर बाद में जो है प्रोटाइम स्पीकर के बाद जो है स्पीकर का चुनाव किया जाता है। क्यों? क्योंकि अब भाई प्रोटाइम स्पीकर का तो काम हो गया, अब आप सभी लोग आ गए। अब यहाँ पर क्या होगा? आप में से ही अपने बीच से
एक योग्य सदस्य का, जैसे हमारे क्लास कैप्टन का चुनाव होता है ना, क्लास कैप्टन का काम क्या होता है कि भाई पूरी व्यवस्था को बनाए रखना, क्या करना, पूरी व्यवस्था को बनाए रखना, सारी मॉनिटरिंग करना। आप देखिए विधानसभा की बात हो या लोकसभा स्पीकर की बात हो, जब आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी प्रश्न पूछ रहा है, कोई भी कार्यवाही होना है सदन की, प्रश्नकाल शून्यकाल नाम सुना होगा आपने, लोक महत्व के विषय पर चर्चा होना है, तो ये सब की कार्यवाही करवाना किसका काम है, हमारे स्पीकर का काम है। तो ध्यान रखिएगा कि यही चीजें हमारे यहाँ वर्तमान में हुई है, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा इसको समझना था, बेसिक कॉन्सेप्ट को। अब हमारा पहला टॉपिक शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश में राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल क्या होता है, इनकी शक्तियां क्या है, ज्यादा बोर तो नहीं हो रहे हो, अरे राजनीति इतना अच्छा सब्जेक्ट है बिल्कुल, और वो भी मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका रेवेन्यू ऑफिसर पटवारी में महत्वपूर्ण भूमिका है, कराधान सहायक में महत्वपूर्ण भूमिका है, एमपी पुलिस में, अर्थात एमपी के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें काफी है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन रूप से हम बात करें तो रेलवे और सारे एग्जाम। जब हम राज्यपाल की बात करेंगे तो आप देखोगे कि भाई जो मध्य प्रदेश का राज्यपाल है, ठीक है। अब देखिए जरा, कॉन्स्टिट्यूशन प्रावधान तो एक ही होगा, चाहे वो मध्य प्रदेश के लिए हो या अन्य राज्यों के लिए हो। जैसे हम बात करते हैं आर्टिकल 152 की, ठीक है, कि भाई 2 या अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल क्या काम करेगा ये, भाई हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ सीएम वर्सेस राज्यपाल, ठीक है। जब हम बात करते हैं तो जब ये हमारे यहाँ का वास्तविक प्रधान होता है, लेकिन संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। और हमारे यहाँ स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि राज्यपाल अपने कर्तव्यों का जो भी निर्वहन करेगा वो मंत्री परिषद की सलाह पर करेगा, और मंत्री परिषद भी कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं करेगी, वो उसके लिए क्या काम करेंगे, राज्यपाल से सलाह व परामर्श लेंगे। आज कोई भी विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो क्या वो राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति के बिना ही प्रस्तुत कर दिया जाता है, नहीं। इसलिए हमारे यहाँ सिस्टम बहुत अच्छा बनाया गया है कि दोनों एक दूसरे से जो है मिलकर ही क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि अभी जैसे हमारे यहाँ मंत्री परिषद भंग हो गई, एग्जाम्पल के लिए, जैसे 20 तारीख को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, 20 मार्च 2020 में के आसपास, किसने, कमलनाथ जी ने, और 3 दिन तक कोई मुख्यमंत्री नहीं था, है ना। 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने लिया, क्या 2 दिन अगर कोई काम हुए होंगे तो किस नाम से हुए होंगे, पूर्व सरकार। ध्यान रखिएगा, जब तक नई सरकार नहीं आ जाती तब तक अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व जो मंत्री परिषद है उसके सलाह परामर्श से ही काम होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि राज्यपाल अपनी मर्जी से कोई भी काम कर देगा या मंत्री परिषद अपनी मर्जी से कोई काम कर दे, ठीक है। कल इसको हम सिस्टमेटिक देखते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।